नमस्कार मित्रों, साइंस क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इसके अंतर्गत हम उन सभी विषय वस्तु का रिवीजन करने का प्रयास करेंगे जहां से अलग अलग आयोगों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। अगर सिलेबस में देखें तो जिस भी आयोग का सिलेबस उठाए वहाँ पर दो ही शब्द लिखा गया है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात करें तो वैसा विज्ञान जो जीवन से संबंधित हो, हमारे दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग बार बार होता है उसी को सामान्य विज्ञान कह लेते हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंतर्गत 3 शाखाएं हैं मुख्य रूप से जिसको हमें पढ़ना है। पहला है हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक शब्द है 2 शब्द, पहला तो है बायोस और दूसरा है लोगोस, है ना। बायोस की बात करें तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, है ना, लाइफ यानी कि जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी ऑफ यानी कि अध्ययन। तो दोनों शब्दों को अगर देखें तो पूरा अगर दोनों को हम मिलाकर देखें तो मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अध्ययन। और जीवन के अध्ययन को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर जीव विज्ञान देखने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बार बार बायोलॉजी से, विज्ञान से, तो वहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बार बार जीव विज्ञान से ही पूछे जाते हैं। अगर 20 प्रश्न हैं, बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में 20 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी एन एवरेज 18, 20, 22 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। और इन 20-22 प्रश्नों की बात करें तो उसमें से जीव विज्ञान से लगभग 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीव विज्ञान है। तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान क्या है? जो भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो इन तीनों में से जीव विज्ञान हमारा एक है। और इसके अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत जो भी जीवधारी हैं, जीवधारियों के जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं, उनके जीवन की प्रक्रिया है, उन सभी का अध्ययन से संबंधित जो भी शाखा है उसी को हम क्या बोल लेते हैं? जीव विज्ञान बोल लेते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतुओं का उद्भव, उनका विकास, उनका भौतिक गुण, उनका जैविक प्रक्रम, उनकी कोशिका संरचना, उनकी व्यवहार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्लियर है। 2 शब्दों से मिलकर बनाया हमने देख लिया, बायोस प्लस लोगोस, और दोनों को मिला दे तो इसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन या फिर जीवन का विज्ञान। बायोलॉजी शब्द की बात करें तो बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी में भी देखें तो 2 यहाँ पर शाखाएं हैं। पहला है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है हमारा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और इसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम बायोलॉजी शब्द का बात करें तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क महोदय की बात करें तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, और एक और वैज्ञानिक है जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस। इनके द्वारा 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस, है ना, वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्टस। और ठीक है, थियोफ्रेस्टस इनका जो पुस्तक है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, उसमें सर्वप्रथम इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जो भी पौधे हैं उन सभी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस जो है, इनका जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, याद रखिएगा। जो वनस्पति जीव विज्ञान किससे बना है? बायोस प्लस लोगोस से, ये तो हमने देख लिया। लेकिन वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी बना है ग्रीक भाषा बास्किन से, है ना, बास्किन शब्द, और बास्किन शब्द का मतलब होता है रचना। ठीक है, तो हमने देख लिया जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? लेमार्क महोदय और ट्रेवी रेनस के द्वारा। उसके बाद वनस्पति विज्ञान शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान जीवन से संबंधित है। तो सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। यानी कि यहाँ पर देखें, पृथ्वी पर तो बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, है ना। जीवों की अगर बात करें तो चाहे आपके घर पे छोटा सा अगर गमला रखा हो, उसमें कोई पौधा हो वो, या फिर आपके आसपास जितने भी वायुमंडल है, वायुमंडल में जितने भी
बहुत सारे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इतने सूक्ष्म से लेकर आपके घर में जो गमले में लगा हुआ पौधा है, या फिर बड़ा सा आप हाथी देखिए, मनुष्य देखिए, कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए, कोई भी जीव देखिए, ये सभी क्या है, जीव है। तो बहुत सारे यहाँ पर जीव है। आखिरकार ये पृथ्वी पर आए कैसे, यही जो जीवन है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई कैसे, उसके संदर्भ में बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग यहाँ पर परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। उन सभी परिकल्पनाओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम आएंगे आधुनिक परिकल्पना, यानी कि जो प्राचीन परिकल्पनाएं हैं वो अभी मान्य नहीं है, जो भी मान्य है वो है आधुनिक परिकल्पना, उसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो इससे संबंधित प्राचीन परिकल्पनाएं हैं। प्राचीन परिकल्पनाओं को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है स्वतः जननवाद का सिद्धांत, है ना, स्वतः जननवाद का सिद्धांत। और इसको मानने वाले जो हैं वो अरस्तु हैं, वान हेलमोंट है। ये दोनों क्या मानते हैं, स्वतः जननवाद का सिद्धांत। तो समझते हैं स्वतः जननवाद का सिद्धांत है क्या। तो ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अनुसार ऐसी बात कही गई है कि जीव की उत्पत्ति ऐसे पदार्थों से होती है जो सजीव नहीं है, यानी कि जो भी जीव है, जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, निर्जीव वस्तुओं से हुई है जो सजीव नहीं है। ठीक है, कई वर्ष पूर्व, है ना, अरस्तु जैसे जो विद्वान दार्शनिक हैं वो भी क्या मानते थे, स्वतः जननवाद में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि कुछ मछलियाँ, ठीक है, जो तालाब के कीचड़ है और बालू है, और कुछ कीट पतंगे हैं जो पत्तियों पर पड़ी ओस से अथवा जंतुओं का जो रोम होता है, मांस होता है, इन सब से जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उससे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसी चीज़ को कहा गया यहाँ पर स्वतः जननवाद का सिद्धांत। इस परिकल्पना की बात करें, ठीक है, 7वीं शताब्दी में ये जो धारणा थी वो प्रचलित थी, और इसमें ऐसा बात कहा जाता था कि जो भी ध्रुव प्रदेश में जो भी हंस हैं उनकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो वृक्ष पर लगे हुए जो भी फल हैं, है ना, तो फल से विभिन्न प्रकार के जंतु का यहाँ पर उत्पन्न हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए सांप, कान खजूरा, है ना, तो ये सभी जो है सड़े गले जो भी लकड़ी है, लकड़ी के लठ से पैदा हो जाते हैं। तो हंस किससे पैदा हो गया, जो फल है उससे पैदा हो गया। सांप, कान खजूरा, ये सब जो है वो जो लकड़ी सड़ गल जाते हैं उससे पैदा हो जाते हैं, ऐसा इस सिद्धांत का मानना था। अरस्तु के लगभग 2000 वर्ष के बाद के जो भी वैज्ञानिक है वो सभी वैज्ञानिक स्वतः जननवाद के सिद्धांत को मानते थे। जैसे यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम है वान हेलमेंट, है ना, वान हेलमेंट। उनका विचार था कि जो मनुष्य का पसीना है, तो उस पसीने से जो भी मनुष्य जो कमीज पहना हुआ है, जो भीगा हुआ है पसीने से, उसको और गेहूं की जो बाली है, इन दोनों को अगर हम एक साथ रख देते हैं तो इससे 21 दिनों में वहाँ से चूहे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये उसी टाइम पर मान्य था, लेकिन आज ये मान्य नहीं है। ठीक है, तो स्वतः जननवाद का सिद्धांत आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। स्वतः जननवाद का सिद्धांत क्या है, और इसके पक्ष में हमारे अरस्तु और वान हेलमोंट जो है ये इसके पक्ष में थे, है ना। दूसरा परिकल्पना यहाँ पर देखें तो दूसरा परिकल्पना देखने को मिलता है जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि जीवो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। इसके संदर्भ में, इसके पक्ष में जो भी वैज्ञानिक है वो है फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है, दूसरे हैं लेजरो स्पेलोंजानी, और तीसरे हैं लुई पाश्चर। तो समझते हैं जीवो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत क्या है, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इसे थियरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखें तो 17वीं शताब्दी में एक इटली के वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि जो भी जीव है, जीवों की उत्पत्ति एक जीव से ही संभव है, यानी कि जो भी जीव की उत्पत्ति होगी वो एक जीव से ही उत्पत्ति होगी, ना कि निर्जीव से। ठीक है, इसी परिकल्पना को जीवो उत्पत्तिवाद कहा गया। ठीक है, रेडी महोदय के बाद अन्य वैज्ञानिक आए, जैसे यहाँ पर देखें तो लेजरो स्पेलोंजी, है ना, लुई पाश्चर, इन्होंने भी जो इनकी कथन थी, इन कथन की पुष्टि की। इसके लिए रेड्डी ने क्या प्रयोग किया उसको थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि चार विभिन्न जीवों को, मांस को इन्होंने उबाला, और उस उबले हुए भाग को थोड़े थोड़े भाग को एक चौड़े मुख के जो भी जीवाणु रहित
3 बोतल में रख दिया। पहली बोतल को उन्होंने क्या किया, खुला छोड़ दिया। दूसरे बोतल के मुंह को पार्चमेंट के कागज से ढक दिया। तीसरा जो था उसको पतला कपड़ा बांध दिया। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने क्या देखा कि तीनों बोतलों का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के पश्चात उन्होंने पाया कि पहली बोतल, ठीक है, पहली बोतल जिसका मुख क्या था, खुला हुआ था, उससे कीट व मक्खियां उत्पन्न हो गई थी। जबकि दूसरे और तीसरी बोतल की बात करें तो दूसरे और तीसरी में ना तो कीट थे ना ही मक्खी थे। और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष दिया कि जो भी जीव है, जीव की उत्पत्ति हमेशा एक जीव से ही होगी, ना कि निर्जीव से। इसी को कहा गया जीवांत जीवो उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए उसके बाद तीसरा यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, और इसको मानने वाले जो वैज्ञानिक है इसके पक्ष में जो है वो है रिश्टर, एरहिनियम और होयल, है ना। 3 वैज्ञानिक लगभग इससे संबंधित है ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत से। तो ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत या फिर थियरी ऑफ कॉस्मोजोइक ओरिजिन, इसके संदर्भ में क्या क्या बातें हैं उसको समझते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का यह विचार था कि जीव की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से हुई और वहां से ये बीजाणु साधारण कणों के रूप में उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर आए। यानी कि इनका मानना है कि जो भी उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे और ये उल्का पिंड वैसे ग्रह से आए जहां पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी और उसी से पृथ्वी पर ये बीजाणु आए और इन्हीं बीजाणुओं से क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हो पाई। लेकिन अगर इस बात को हम मान भी लें तो भी हमारा यहाँ पर क्या बात चल रही है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका देखा जाए तो इसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, यानी कि दूसरे ग्रह से उल्का पिंड के माध्यम से जीवन जो है वो पृथ्वी पर आई। और इसके संदर्भ में 3 वैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा, रिश्टर, एरहिनियम और होयल। ठीक है, तो ये 3 प्राचीन परिकल्पनाएं थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं आधुनिक परिकल्पना, है ना। आधुनिक परिकल्पना की बात करें तो इसके संदर्भ में एक रूसी वैज्ञानिक है AI ओपेरिन, नाम याद रखिएगा, AI ओपेरिन। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो आधुनिक परिकल्पना में ऐसी बातें कही गई है कि जो भी जीवन है ना, जो भी जीवन है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि प्रारंभ में क्या था, यहाँ पर तरल रासायनिक पदार्थ थे और उन्हीं तरल रासायनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी कि जीवन के आगमन के पूर्व आदिकालीन पृथ्वी पर केवल रासायनिक पदार्थ ही थे, कोई जीवन नहीं था। जीवित प्राणियों का विकास इन्हीं रासायनिक पदार्थों का संगठन से स्वतः हुआ, यानी कि धीरे धीरे इनका संगठन हुआ और इसी संगठन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई, है ना। ओपेरिन महोदय के अनुसार अगर देखें तो आदिकालीन समुद्र में कार्बनिक पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गया और उसी से प्रथम जीव की यहाँ पर उत्पत्ति हुई। और कहाँ हुई, समुद्र में हुई। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर चरण कुछ दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं चरण के आधार पर, यानी कि 6 चरण आपको दिखाई दे रहा है। 6 चरण में क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, है ना। तो यहाँ पर प्रथम चरण में बात बोली गई कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम चरण में क्या हुआ, साधारण अणु का निर्माण हुआ। यानी कि पहला चरण जो था, पहले चरण में साधारण अणुओं का निर्माण हुआ। यानी कि चरण को हम समझते यहीं पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहले चरण की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो जीवन की उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति, इसे रासायनिक विकास कहा जाता है। यानी कि जो भी रसायन पदार्थ है, रसायन पदार्थों के जो भी मिश्रण है, ठीक है, उनको मिलने से क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इसमें जो पहला चरण है, पहले चरण में क्या हुआ कि साधारण अणुओं का निर्माण हुआ। यानी कि समझने का प्रयास करते, समझिएगा कैसे। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन, ये जो गैसें हैं हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से, है ना, ये जो क्या है, हल्के हैं, तो हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से क्या बने, जल, अमोनिया और मीथेन जैसे साधारण यौगिक बने सर्वप्रथम।
ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी उपस्थित हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, इनके हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से क्या हुआ, जल बना, अमोनिया बना, मीथेन बना। ये क्या है, साधारण यौगिक बने। ठीक है। उसके पश्चात देखें तो यहाँ पर जो तापमान था, तापमान उस समय क्या था, अधिक था। तापमान अधिक होने के कारण ये सब गैस के रूप में ही वायुमंडल में रहे। जब पृथ्वी यहाँ पर धीरे धीरे ठंडी हुई तो धीरे धीरे ठंडी होने के साथ ही गहरे बादल जल के रूप में पृथ्वी पर वर्षा किए और संपूर्ण जो भूमि थी, संपूर्ण भूमि क्या हुई, जलमग्न हो गई और यहाँ पर क्या हुआ, समुद्रों का निर्माण हुआ। तो ये हमारा पहला चरण था और पहले चरण में क्या हुआ, अमोनिया, मीथेन जैसे साधारण यौगिक बने। ठीक है। अमोनिया तथा मीथेन समुद्र के जो पानी थे, समुद्र के पानी में घुल गए। साथ ही नदियों द्वारा जो भी लाए गए जल था, जल में खनिज लवण प्रचुर मात्रा में घुले हुए थे। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्रथम जीन का जो उद्भव था इन्हीं यौगिकों से समुद्र में हुआ था। तो ये क्या हुआ, पहला चरण, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया और मीथेन जैसे साधारण यौगिक बने। ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण की यहाँ पर बात करें तो दूसरे चरण में क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, पहला क्या हुआ, साधारण अणु बने। इसके बाद दूसरे चरण में यहाँ पर कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। इसको समझते हैं। तो अभी हमने देखा था कि क्या बन गया, हमारा अमोनिया और मीथेन बन गया। दूसरे चरण में क्या हुआ कि मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन क्या है, एक सक्रिय यौगिक है और इसके साथ जो अन्य यौगिक हैं उन सभी का रासायनिक क्रिया हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अनेक कार्बन युक्त अणुओं का निर्माण हुआ। इन अणुओं के समूहों द्वारा अनेक कार्बनिक यौगिक बने और समुद्र के जल में घुल गए। जिन कार्बनिक यौगिकों का संभवतः प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ और जिन्होंने जीव की उत्पत्ति में भाग लिया, वे विभिन्न प्रकार के शर्करा, है ना, शुगर जिसे कहते हैं, उसके बाद ग्लिसरीन, वसा, अम्ल, एमिनो अम्ल, पिरिमिडीन और प्यूरिन, ये सभी थे। इन यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। ये सभी यौगिक संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित हुए। सूर्य व आकाशीय जो विद्युत है उनसे क्या हुआ, इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति हुई। घर्षण से वायु में जो परमाणु थे, परमाणुओं के बीच रासायनिक क्रिया होती है, आप सभी को पता है, और उसी से क्या हुआ, अमोनिया एवं अन्य यौगिकों का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा दूसरा चरण। दूसरे चरण में, पहले चरण में साधारण अणु बने, दूसरे चरण में कार्बनिक यौगिक बने, है ना। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में पहले तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक अणु, तीसरे चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, शर्करा की बात करें तो शर्करा के जो अणु थे वो विभिन्न अनुपात में संयोजित हुए और पॉलीसेकेराइड, है ना। शर्करा की बात करें तो पॉलीसेकेराइड यानी कि जिसमें शर्करा के अणु बहुत सारे हो, है ना। तो शर्करा के अणु विभिन्न अनुपात में संयोजित हुए और पॉलीसेकेराइड के नए अणुओं का यहाँ पर निर्माण हुआ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, आप सभी को पता है। ये सभी पदार्थ 1 दर्जन या इससे अधिक शर्करा अणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बनते हैं। इनका निर्माण जीव की उत्पत्ति में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिकाओं की भित्तियों से गुणों द्वारा ही निर्मित होते हैं। व ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा इन्हें किससे, स्टार्च व ग्लूकोज से ही इन्हें प्राप्त होती है। दूसरी रासायनिक क्रियाओं में अगर देखें तो ग्लिसरीन व वसा के अम्ल जो थे वो उनके संयोग से वसा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ। और सभी को पता है कि प्रोटीन की बात करें तो जीव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जीवों का शरीर की बात करें तो जीवों का जो शरीर है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो पहले शर्करा था, शर्करा से क्या हुआ, ऊर्जा मिल सकता है, और प्रोटीन का निर्माण हुआ तो प्रोटीन से क्या हुआ, जो शरीर है शरीर का निर्माण होने लगा, है ना। तो प्रोटीन के जो अणु थे, अणु रासायनिक जगत के सबसे बड़े अणु समझे जाते हैं। इनका निर्माण बात करें तो एमिनो अम्ल के मिलने से होता है, ठीक है। एमिनो अम्ल के जो अणु होते हैं उनके संयोग से ये निर्मित होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो अपनी जटिलता तथा विभिन्नता के कारण ही ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अणु का निर्माण कार्य में अत्यंत कुशल एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुए।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो कुछ प्रोटीन उत्प्रेरक भी होते हैं, जैसे आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसे उत्प्रेरक के रूप में ये क्या क्या करते हैं, काम करते हैं, और ऐसे प्रोटीन को उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार प्रोटीन के निर्माण से समुद्र में पाए जाने वाले जो भी अणु है उनमें जो रासायनिक क्रिया थी, रासायनिक क्रिया क्या हो गई, और भी यहाँ पर तीव्र हो गई। तो तीसरे चरण में देखें तो रासायनिक क्रिया जो थी वो तीव्र हो गई। उसके बाद चौथे चरण में देखें तो चौथे चरण में क्या हुआ, अणुओं की जो क्रियाशीलता थी, क्रियाशीलता यहाँ पर तीव्र हुई, यानी कि न्यूक्लिक अणु का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसमें समझते हैं कैसे। मीथेन, अमोनिया व जल के जो अणु थे, ठीक है, इनकी क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्यूरीन और पिरीमिडीन बने। इनमें से कुछ का रासायनिक संबंध शर्करा तथा फास्फोरस में से हुआ, और प्यूरीन, शर्करा, फॉस्फेट व पिरीमिडीन न्यूक्लियाइड का यहाँ पर निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियाइडों के रासायनिक संयोग से क्या हुआ, रासायनिक संयोग से यहाँ पर अत्यंत जटिल सुपर अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल को यहाँ पर देखें तो न्यूक्लिक अम्ल को यहाँ पर प्रयोगशाला में भी बनाया जा चुका है। एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने न्यूक्लियोक्राइड की एक ज्ञात क्रम में जोड़कर न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण किया, और इस महान शोध की कार्य के लिए ही उन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। और पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण में क्या हुआ, पांचवें चरण में यहाँ पर कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है। तो पांचवें चरण में क्या हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से, ठीक है, उत्परिवर्तन जो हो रहा था, उत्परिवर्तन के कारण यहाँ पर नए प्रोटीन बने, वे अधिक चिपचिपे थे, है ना। जो नए प्रोटीन बने वो अधिक चिपचिपे थे, और वे क्या हुए, समूहों में शामिल होने लगे चिपचिपे होने की वजह से। और इन समूहों के चारों ओर जो भी पौष्टिक पदार्थ था, पौष्टिक पदार्थ के खोल यहाँ पर बन गए। इससे क्या हुआ, पौष्टिक पदार्थ इन्हें निरंतर मिलते रहे, ठीक है। और इन्हें क्या कहा गया, कोयल वेट, ठीक है, कोयल वेट इन्हें कहा गया। जिन न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों ओर पौष्टिक पदार्थ का आवरण नहीं बन पाया, वैसे क्या हुए, वो सारे लुप्त हो गए। इस प्रकार अनेक न्यूक्लियो प्रोटीन के समूह से जल, खनिज, लवण तथा कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक पदार्थों के बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए। और यह क्या था, यही क्या था, कोशिका निर्माण का पहला चरण, ठीक है। तो इस प्रकार कोशिका निर्माण की बात करें तो कोशिका निर्माण अभी से लगभग 2-3 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की जो भी अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों में जो भी जीवाणु पाए गए हैं, जीवाणु में देखें तो इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम, ठीक है, इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम, जो ये जीवाणु है, इनका जो जीवाश्म है 3 अरब वर्ष पुराने माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन का यह सबसे प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ, पांचवें चरण में न्यूक्लिक अणु से क्या हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ। और छठे चरण में कोशिका से ही क्या हुआ, धीरे धीरे कोशिकाओं के समूह मिले, कोशिकाओं से क्या हुआ, ऊतक बने, ऊतक से क्या बना, अंग बना, और अंगों के मिलने से यहाँ पर शरीर का निर्माण हुआ, जीव का निर्माण यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ 6 के 6 चरण आपको समझ में आए होंगे। ये हो गए हमारे क्या, चरण, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तो हमने समझ लिया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जीवधारियों का वर्गीकरण भी किया गया है ना। यहाँ पर देखें पृथ्वी पर तो बहुत सारे जीव हैं। जीवों की बात करें तो अभी हमने किया था, चाहे आप छोटे से गमले में उगते हुए पौधे की बात करें या फिर बड़े से जीव, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, चाहे हाथी ले ले, शेर, मनुष्य, है ना, कीड़े मकोड़े, ये सभी क्या है, जीव है। तो देखा जाए तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव है, और उन सभी जीवों का अध्ययन अगर करना हो तो एक एक अलग अलग प्रकार के करें तो हमारा संपूर्ण जीवन भी समाप्त हो जाएगा और हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से क्या हुआ कि जीवधारियों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण क्या है, जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और इसी को वर्गीकरण विज्ञान या फिर वर्ग की अंग्रेजी में टेक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण करना टेक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। तो
वर्गीकरण की बात करें तो जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ तभी से, है ना, प्राचीन काल से ही जीवधारियों का वर्गीकरण करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। प्रारंभिक वर्गीकरण की बात करें तो आकारिकी लक्षण के आधार पर यहाँ पर किया गया है ना, कि यानी कि आकार कैसा है, मनुष्य एक आकार जैसे हो गए, पशु एक आकार के जैसे हो गए। तो जो प्रारंभिक वर्गीकरण था इसके आधार पर किया गया। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण की बात करें तो सर्वप्रथम अरस्तु महोदय के द्वारा यहाँ पर वैज्ञानिक आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण जो भी जीवन था, सभी जीव, ठीक है, जितने भी जीव थे सभी जीवों को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला पादप और दूसरा जंतु, है ना। और पादपों की भी बात करें तो पादपों को इन्होंने तीन भागों में विभाजित किया। पहला वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा शाक, है ना। तो पादप को इन्होंने तीन कैटेगरी में डिफाइन किया, वृक्ष, झाड़ी और शाक। और जंतुओं की बात करें तो जंतुओं को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला वैसे जंतु जो जिसमें लाल रक्त उपस्थित थे, और दूसरा वैसे जंतु जिनमें लाल रक्त उपस्थित नहीं थे, यानी कि अनुपस्थित थे। तो वैज्ञानिक आधार पर अगर देखा जाए वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा किया गया। और इन्होंने पादप और जंतु दो भागों में संपूर्ण जीवों को यहाँ पर क्या किया, विभाजित किया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो लिनियस महोदय आए, है ना, लिनियस महोदय। और लिनियस महोदय के द्वारा द्विजगत प्रणाली यहाँ पर दिया गया, और इन्हीं को क्या कहा गया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यहाँ पर इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम क्या किए, इनको द्विजगत प्रणाली में, यानी कि जितने भी जीव थे सभी जीवों को दो प्रणाली में विभाजित कर दिया। पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी के अंतर्गत जो भी पादप है सभी पादपों को प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा, और सभी जंतुओं को एनिमेलिया जगत के अंतर्गत रखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो उस समय काल के लिए तो ये बहुत अच्छी प्रणाली थी, क्योंकि कुछ नई थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, हमें अध्ययन करने का दृष्टिकोण ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, अधिकतर क्षेत्र पर हम दृष्टिकोण फैलाए, तो उसको देखकर क्या हुआ कि जो भी इसमें बातें कही गई थी वो धीरे धीरे इसमें बहुत सारी कमियां दिखने लगी। इन कमियों को दूर करने हेतु 1969 ईस्वी में RH विटेकर महोदय के द्वारा 5 जगत प्रणाली दी गई। यानी कि जितने भी जीव है पृथ्वी पर उन सभी जीवों को 5 जगत में क्या कर दिया गया, 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया गया। और इन 5 जगत में क्या क्या थे देखिएगा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। यानी कि जहाँ पर लिनियस महोदय दो जगत प्रणाली में संपूर्ण जीवों को रख दिए, वहीं पर RH विटेकर महोदय की बात करें तो संपूर्ण जीवों को 5 कैटेगरी में इन्होंने क्या किया, विभाजित किया। और इस पर देखें तो बहुत सारे आधार थे। आधारों की बात करें तो आधार के कौन कौन से, जैसे जो भी जीव है, जीवों में कोशिका का प्रकार कैसे है। कोशिकाओं की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कोशिका के आधार पर, है ना। उसके बाद अगला इन्होंने आधार क्या बनाया कि इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अगला आधार इन्होंने बनाया कि यहाँ पर देखा जाए तो शारीरिक संरचना कैसी है, कोई भी जीव है, जीवों की शारीरिक संरचना कैसी है, पोषण की विधि कैसी है, यानी कि वो भोजन की प्राप्ति कैसे करते हैं। उसके बाद प्रजनन की विधि कैसे है, यानी कि वो प्रजनन कैसे करते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इन सभी को आधार बनाकर इन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में क्या किया, विभाजित किया। उन सभी 5 जगत में क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कोशिका का प्रकार, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये हमारा मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें देखते हैं कि कोशिका की प्रकार कैसी है। तो कोशिका की प्रकार की अगर बात करें तो मोनेरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी कि कोशिका देखें तो दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि पूर्ण रूप से विकसित ये कोशिका नहीं है ना। और यूकैरियोटिक की बात करें तो ये पूर्ण रूप से विकसित कोशिका है। तो कोशिका के प्रकार के आधार पर देखें तो मोनेरा जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होता है,
प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होता है, और एनिमेलिया की भी बात करें तो ये भी क्या होता है, यूकैरियोटिक प्रकार की इनमें कोशिका पाई जाती है। उसके बाद अगला हम केंद्रक झिल्ली की बात करें तो मोनेरा में अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली की बात करें तो जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो उसी में पाया जाएगा, और मोनेरा में देखें तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा। बाकी हम यहाँ पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की बात करें तो सभी में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है ना। तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित है, प्रोटिस्टा में है, उपस्थित है, फंजाई में उपस्थित है, प्लांटी में उपस्थित है, और एनिमेलिया में भी उपस्थित है। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक संरचना की बात करें तो शारीरिक संरचना इनकी कैसी है, तो यहाँ पर हम देखें शारीरिक संरचना की बात करें तो मोनेरा की जो शारीरिक संरचना है वो कैसी है, एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय है। प्रोटिस्टा की बात करें तो एक कोशिकीय, यहाँ पर भी देखिएगा मोनेरा एक कोशिकीय है, लेकिन कैसा, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय है ना। उसके बाद प्रोटिस्टा की शारीरिक संरचना की बात करें तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय है ना, तो दोनों एक कोशिकीय है, एक क्या है, प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। उसके बाद फंजाई की बात करें, फंजाई की शारीरिक संरचना की तो ये बहुकोशिकीय होती है। उसके बाद प्लांटी की बात करें तो ऊतक एवं ऊतक तंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है, और एनिमेलिया की बात करें तो अंग एवं अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि कोशिका से ही मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर क्या बनता है, अंग और अंग तंत्र बनते हैं, ठीक है। उसके बाद पोषण की विधि की बात करें, यानी कि वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो मोनेरा की बात करें तो ये स्वपोषी एवं परपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर पाए, और परपोषी यानी कि जो दूसरे के सहारे यानी कि दूसरे पर आधारित होकर अपना भोजन प्राप्त करे। तो मोनेरा की बात करें तो ये स्वपोषी और परपोषी दोनों ही होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा भी स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई परपोषी होता है। परपोषी में भी देखें तो दो प्रकार के होते हैं, मृतजीवी एवं परजीवी। मृतजीवी यानी कि जो मृत्यु, जिस जीव की मृत्यु हो जाती है उस पर, उससे जो अपना भोजन प्राप्त करे वो क्या होते हैं, मृतजीवी। और परजीवी यानी कि दूसरे जीवित जंतुओं के या तो शरीर के अंदर या फिर उसके ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे तो वो परजीवी होता है। तो फंजाई की बात करें तो फंजाई के पोषण की जो विधि है वो परपोषी है, और परपोषी में मृतजीवी और परजीवी दोनों ही प्रकार की। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करते हैं। और स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, पहला रासायनिक संश्लेषण करने वाले और दूसरा प्रकाश संश्लेषण करने वाले। तो प्लांटी की बात करें तो ये अधिकतर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमेलिया जगत की बात करें तो एनिमेलिया परपोषी होते हैं, यानी कि हम अपना अगर बात करें तो हम अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते, दूसरे पर आधारित होते हैं, यानी कि हम साग खाते हैं, पौधों और जंतुओं पर हम आधारित हैं और उनसे अपना भोजन हम प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद प्रजनन की विधि की बात करें, प्रजनन कैसी होती है, तो प्रजनन में हम मोनेरा की बात करें तो संयुग्मन है ना, मोनेरा की बात करें तो क्या होता है, संयुग्मन के द्वारा प्रजनन होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो संयुग्मन, संलयन एवं संयुग्मन, ठीक है, संयुग्मक संलयन, युग्मक संलयन एवं संयुग्मन विधि द्वारा प्रजनन होता है। फंजाई की बात करें तो निषेचन विधि के द्वारा इनका प्रजनन होता है। प्लांटी भी निषेचन विधि के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं, जबकि एनिमेलिया भी निषेचन विधि के माध्यम से ही अपना क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। उसके बाद एक शब्द होता है कोशिका भित्ति, यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो यहाँ पर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कैसी, सेलुलोज रहित अमीनो अम्ल, ठीक है, सेलुलोज रहित अमीनो अम्ल कोशिका भित्ति यहाँ पर पाई जाती है। प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पर कुछ में उपस्थित होता है, कुछ में अनुपस्थित होता है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में उपस्थित होता है, और कैसा, सेलुलोज रहित काइटिन युक्त है ना, सेलुलोज रहित काइटिन युक्त क्या होता है, ये कोशिका भित्ति यहाँ पर पाई जाती है। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमेलिया जगत की बात करें तो एनिमेलिया जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। उसके बाद अंतिम में हम देख लेते हैं, देखिएगा
यहाँ पर थियोफ्रेस्टस है ना, थियोफ्रेस्टस, इनका जो पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने क्या किया, लगभग 500 पौधों का वर्गीकरण किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जॉन रे ने क्या किया, पौधों की जो हजारों प्रजातियां थी उन सभी प्रजातियों को सूचीबद्ध किए। उसके बाद एक और नाम आता है कैरोलस लिनियस, इनका जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरा, और इन्होंने क्या किया, आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो विज्ञान के संदर्भ में इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर देख लिया। सभी अगर आप कर जाते हैं, सभी चीज़ को रिवीजन कर जाते हैं, तो लगभग यहाँ से 1-2 प्रश्न हर साल पूछे गए हैं, आप प्रश्नों को खोल कर देखें तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो भी विचार है प्रकट जरूर कीजिएगा, और जो भी अगर सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मैं अभी घर पे हूँ और घर पे बोर्ड नहीं है, बोर्ड ना होने की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप लोगों का जो भी रिवीजन सीरीज चल रहा है उसको मैं रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोर्ड यहाँ पर संभव नहीं है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो हमें ज्ञान प्राप्ति से मतलब है, चाहे मैं दिखूँ या ना दिखूँ इससे कोई मतलब नहीं है, बस ज्ञान जहाँ से भी मिलता हो ज्ञान आप लोग अर्जित करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिविज़न करें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जो भी आपका सुझाव हो, सुझाव को कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसके आधार पर अगली वीडियो में मैं अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।